प्रिय विद्यार्थियों, व्यावहारिक व्याकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं विसर्ग संधि और विसर्ग संधि के जो प्रमुख नियम हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ ही उन उदाहरणों के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से विसर्गों का या तो लोप होता है या विसर्ग के स्थान पर कोई नया वर्ण आ जाता है, अर्थात उस नए वर्ण का आगम हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, विसर्ग संधि जो है वह विसर्गों के सामने यदि स्वर या व्यंजन आ जाता है तो वहां पर विसर्ग संधि मानी जाती है। और यहाँ परिवर्तन जो होता है, विकार जो होता है विद्यार्थियों, वह होता है या तो उन विसर्गों का लोप हो जाता है या उन विसर्गों के स्थान पर कोई नया वर्ण आ जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, 10 नियमों के अंतर्गत जितना संभव हो सका है आपके लिए जो महत्वपूर्ण नियम हो सकते हैं उन नियमों को यहाँ पर विसर्ग संधि के नियम बना करके यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आइए विद्यार्थियों, पहला जो नियम है विसर्ग संधि का जो आपके लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है तो वो देखते हैं विद्यार्थियों कि विसर्ग संधि के अंतर्गत पहला नियम कौन सा है। विद्यार्थियों देखते हैं जैसे कि विसर्ग है और विसर्ग से पहले, देखिए ये जोड़ने वाली बात है, विसर्ग से है और विसर्ग से पहले इधर और बाद में, ये दोनों चीजें निर्भर करेंगी उस विसर्ग का लोप करने में या उस विसर्ग के स्थान पर नया वर्ण लाने में। तो विद्यार्थियों, यदि विसर्ग से पहले ए है, विद्यार्थियों यदि विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद में भी ए है, यानी कि विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के बाद में भी है, कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम प्रथम पद में अंतिम जो वर्ण है उसमें ए उपस्थित हो और विसर्ग के बाद में जो पद शुरू होता है उसका प्रथम वर्ण भी ए हो, ऐसे ए की उसमें अव्यक्ति हो। तो यहाँ विद्यार्थियों जब विसर्ग से पहले ए हो और बाद में भी विसर्ग से पहले ए हो तो दोनों का विकार हो जाता है और विकार विसर्गों के स्थान पर ओ बन करके आता है। तो विसर्ग हट जाते हैं विद्यार्थियों और विसर्गों के स्थान पर ओ की मात्रा का आगम यहाँ पर हो जाता है। उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं हम, मन है प्लस अनुकूल, मन के अनुकूल। यहां देखिए विद्यार्थियों ये विसर्ग लगे हुए हैं और इससे पहले ये ए है। देखिए विद्यार्थियों आधा ने, इसमें जब ए मिलेगा तो ये पूरा ने बनेगा। तो यहां विद्यार्थियों देखने में है आधे ने के साथ में जब ए लगा हुआ अर्थात इसमें ए है। किसी भी मात्रा को देखकर हम पता लगाएंगे कि इस विसर्गों से पहले क्या है। तो यहाँ कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब इसमें ए है। ए के बाद में विसर्गों से पहले ए आ गया और विसर्गों के बाद में भी ए है। तो होगा क्या विद्यार्थियों, जो नियम कहता है कि विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद में भी ए है तो उन विसर्गों का लोप होकर के और ओ की मात्रा बन जाती है। तो बनेगा कैसे, यहां से ऐसा कैसा ही लिख लेंगे, इनका ओ बन जाएगा और ये इन दोनों में संधि होगी, मनोनुकूल, मन के अनुकूल। दूसरा है मन है प्लस अभिराम, यहां दोनों में विसर्ग से पहले ए बाद में मनोभिराम, इस प्रकार से बनेगा। एक है यश प्लस अभिलाषा, यश है प्लस अभिलाषा, बनेगा ओ का आगम होगा तो मनोभिलाषा। ये विद्यार्थियों यहां पर विसर्गों के दोनों तरफ ए जब होता है तो वहां उन विसर्गों का लोप होकर के ओ बन जाता है, यश अभिलाषा, यशोभिलाषा। इस तरह से विद्यार्थियों ये बनता है। दूसरा नियम जो विद्यार्थियों विसर्ग संधि का कहता है वो इस प्रकार से है,
विसर्ग है और विसर्गों से पहले ए है। विसर्ग है, विसर्ग से पहले है और विसर्ग के बाद में, ये तो विसर्ग से पहले ए आता है, और यदि विसर्ग के बाद में क्या क्या हो, देखिए या तो तीसरा या चौथा वर्ण हो, अर्थात क वर्ग का लेंगे तो कौन सा आएगा, क के बाद क ख गे, गे हो, छ छ जे हो, या इसी प्रकार से घ हो, झ हो। तो कहने का तात्पर्य है कि या तो तीसरा चौथा वर्ण हो, या ये भी हो सकता है य र ल व है, इस प्रकार से ये भी हो सकते हैं, इनमें से कोई सा वर्ण हो। तो यहाँ तो विसर्ग ओ में बदल जाते हैं, विसर्गों का लोप होकर के वो ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। ये भी नियम है। पहला नियम पढ़ा था कि दोनों तरफ विसर्ग के दोनों तरफ ए है तो विसर्गों का लोप होकर के वो डायरेक्ट क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। अब यहाँ ये स्थिति है विद्यार्थियों, विसर्गों से पहले ए है, उसके बाद में यदि तीसरा चौथा वर्ण है और या ये र ल व है, इस प्रकार से हो तो विसर्गों के लोप होकर के ओ का आगम हो जाता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, तपह +1, यहां देखते हैं ए है विसर्गों से पहले और यहां पर जो व है वो आ गया है, इसलिए ओ का आगम तपह +1 तपोवन के रूप में आ जाएगा। इसी प्रकार से वय प्लस वृद्ध, वयोवृद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार से मनः प्लस रथ, र है यहां पर तो मनोरथ हो जाएगा। और देखते हैं विद्यार्थियों, मनः प्लस हर है आ गया है तो यहां मनोहर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों उदाहरण बहुत हो सकते हैं, लेकिन आपको इसी हिसाब से अपने शब्द भंडार को बढ़ाने के लिए जहां आपको उदाहरण मिले वहीं से आपको उदाहरण सीखते रहना है। केवल नियम ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक है और उन नियमों के आधार पर आप इन शब्दों का संधि विच्छेद इस प्रकार से करते हुए यहां विसर्ग संधि को दर्शाना है। प्रिय विद्यार्थियों, अगला जो नियम आता है तीसरे नंबर का, वो इस प्रकार से है। विसर्ग है, विसर्ग से पहले ए है और इसके बाद में, विसर्ग के बाद में आता है ए के अलावा कोई ए से भिन्न स्वर। ए नहीं हो, 11 स्वरों में से ए को छोड़ दीजिए, कोई भी भिन्न स्वर होता है। देखिए विसर्गों से पहले ए हो और विसर्गों के बाद में ए से भिन्न कोई स्वर हो तो वहां पर विसर्गों का लोप हो जाता है, यानी कि विसर्ग गायब हो जाते हैं। उदाहरण देखते हैं, अतः प्लस एव, तो यहां क्या करेंगे, यहां आपको दिखाई दे रहा है ए है, ए के बाद में ए से भिन्न कोई स्वर है, इसलिए विसर्गों का यहां पर लोप हो जाएगा और शब्द ऐसे कैसे लिख देंगे, अतएव। यशः प्लस इच्छा, तो यश है, यश इच्छा। पय प्लस आदि, पय आदि। इस प्रकार से विद्यार्थियों यहां पर केवल लोप करना है, जोड़ा तोड़ी कुछ नहीं करनी है। ये इस प्रकार से विद्यार्थियों नियम कहता है कि विसर्ग से पहले है हो और विसर्ग के बाद में यदि ऐसे भिन्न कोई स्वर हो तो वहां पर केवल विसर्गों का लोप होता है और कोई विकार या और कोई परिवर्तन वहां उसमें नहीं होता है। चौथा देखते हैं विद्यार्थियों, चौथा जो नियम कहता है वो ये है कि विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में ऐसे अन्य स्वर, ऐसे भिन्न स्वर, ऐसे भिन्न स्वर है और या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या ये र ले वे हो, ये रे ले वे है, इस प्रकार से हो।
विसर्गों के बाद में ऐसे भिन्न कोई स्वर हो या तो, या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या ये लेवे है हो, तो यहां पर विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है। क्या हो जाता है? रे हो जाता है। ठीक है, यह रे हो जाता है। जैसे देखते हैं, आयु प्लस वेद। अब यहां पर विसर्ग है, विसर्ग के बाद में यहां पर आया है विद्यार्थियों ये लेवे है नीचे वे, तो यहां पर वे के वे आ गया है, इसलिए यहां पर रे का आगम हो जाएगा। और ये जो रे है वो आधा रे है, इसलिए वेद में इस प्रकार से जब जाएगा तो आधा रे ऊपर पहुंच जाएगा। आयु प्लस वेद आयुर्वेद, और होता है धनु प्लस धारी, धनुर्धारी। इसी प्रकार से आशीर्वाद, आशी प्लस वाद, यहां पर लेंगे आशीर्वाद। इस प्रकार से है। यहां और देखते हैं नी प्लस जल, यहां तो निर्जल। ये इस प्रकार से विद्यार्थियों आपका आता है। तो यहां इस प्रकार की स्थितियां हैं, या तो विसर्ग के बाद में ऐसे भिन्न कोई स्वर हो, या तीसरा चौथा पांचवा कोई वर्ण हो, या ये रे हो, तो यहां पर रे का आगम आधा रे उसका आगम हो जाता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों यहां पर जो विसर्ग है उनका लोप होकर के रे में परिवर्तित हो जाता है। पांचवा देखते हैं विद्यार्थियों कि पांचवा नियम क्या कहता है। पांचवा नियम कहता है विद्यार्थियों की विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में या तो चय हो या शय हो। विसर्ग के बाद में चय या शय हो तो विसर्ग के स्थान पर शय हो जाता है, आधा शय। नियम क्या कहता है कि विसर्ग हो, विसर्ग के बाद में चय या शय हो। देखिए ये विद्यार्थियों आपको एक चीज विद्यार्थियों ये ध्यान और रखनी है कि ये जो समानता, अब चय के स्थान चय के अलावा और कोई वर्ण क्यों नहीं लिया, इसका एक कारण है इनके जो उच्चारण स्थान है वो समान है। ऐसे शब्द बार बार आने हैं आपको, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण स्थान एक समान है, उनके एक जैसी स्थितियां वहां पर बनती है। इचुशानाम तालु, यानी कि जो तालु के जो उच्चारण स्थान इनका तालु है दोनों का, तो यहाँ पर तालु वाले जो इस प्रकार से आ जाते हैं तो वहां विसर्ग के स्थान पर शय आ जाता है। तो विसर्गों के बाद में चय या शय हो तो विसर्गों के स्थान पर शय का आगम हो जाता है। उदाहरण देखते हैं, पुनः प्लस चय, विसर्ग है, विसर्ग के बाद में ये है तो यहां पर शय का आगम होगा, पुनश्च। इसी प्रकार से तपह प्लस चर्या, तपश्चर्या, इस प्रकार से बनेगा। यश है प्लस शरीर, तो यश है शरीर। ये यहां से विद्यार्थियों इस प्रकार से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, सही है क्या देखना एक बार बार में भ्रम की स्थिति होती है। यहां आपको करना क्या है, देखिए यहां तक तो आपको कुछ बदलना ही नहीं है। मैं बार बार इसलिए मिटा रहा था इसको कि आप इस चीज को अच्छी तरह से कहां लोप हो रहा है, कैसा शब्द तोड़ना है, कैसा वैसा का वैसा ही रखना है। तो यश यहाँ कुछ नहीं करना, विसर्गों के कारण इनका लोप होगा, इस लोप के इस विसर्ग के स्थान पर ही शय आएगा। अब ये पूरा का पूरा ऐसे ही आएगा, इस प्रकार से ये बनता है। छठा नियम देखते हैं,
बनाने का तरीका, नियम आपको याद होंगे तो कोई समस्या आने वाली नहीं है। देखिए यहाँ पर विसर्ग हैं और विसर्गों से पहले या तो ए हो या आ हो, विसर्गों से पहले ए या आ हो, और विसर्गों के बाद में तय या से हो। तो यहाँ नृतुलसानाम दंत है, यानी कि दंत जिनके उच्चारण स्थान होते हैं, तय का भी उच्चारण स्थान दंत है, सह का भी है। तो जहां विसर्ग हो, विसर्गों से पहले ए या आ हो और उसके बाद में दंत ध्वनि वाले वर्ण आते हैं, अर्थात तय या से आता है, तो यहां पर विसर्ग का क्या बन जाता है, से बन जाता है। उदाहरण देखते हैं, नमः प्लस ते, यहां देखते हैं ए है विसर्गों से पहले, उसके बाद में ते आया है, तो यहां से का आगम होगा, आधा से है नमस्ते। यहां केवल इसको हटा करके हमने इसके स्थान पर ही तो आ रहा है विद्यार्थियों, से आधा से इस प्रकार से आ जाता है। आगे है मन है प्लस ताप, मनस्ताप हो जाएगा, इस प्रकार से होगा। यहां आगे देखते हैं, पुरह प्लस सर, तो आ जाएगा पुरस्सर, इस प्रकार से ये बनेगा। विसर्गों से पहले ए या आ हो, उसके बाद में ते या से में से हो, तो विसर्गों के स्थान पर विसर्गों का लोप होकर के से का आगम यहाँ पर हो जाता है। इसी प्रकार से ये आपका छठा नियम था। विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं 7वें नियम की तरफ, जो हमें कहता है कि विसर्गों से पहले ई या उ हो, विसर्गों से पहले ई या उ हो और विसर्गों के बाद में ये स्थिति आती है। देखिए क है, ख है, प है, मैं है, इनमें से कोई सा क ख प में, तो विसर्गों के स्थान पर श आ जाता है। यहां देखिए विद्यार्थियों कि विसर्गों से पहले ई या उ हो और उसके बाद में 4 वर्णों में से कोई सा आता है, क ख प में, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर विसर्गों के स्थान पर ये से षटकोण वाला आ जाता है। मूर्धा जिसका उच्चारण स्थान है वो इसमें आ जाता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, आवी प्लस कार, यहां विद्यार्थियों विसर्गों के स्थान पर, विसर्गों से आगे क है इसलिए इसके स्थान पर ये से आ जाएगा, आविष्कार, यहाँ आधा से है। आगे और है इसमें चतु प्लस पद, चतुष्पद। आगे और है वही प्लस कार, क्या बनेगा, बहिष्कार बन जाता है। तो ये आपका एक नियम है जिसमें कहा गया है कि विसर्गों से पहले ई या उ हो और बाद में इन 4 वर्णों में से कोई सा हो, क ख प में, तो यहाँ पर विसर्गों के स्थान पर से बन जाता है, जो कि मूर्धा वाला, जिनका उच्चारण स्थान मूर्धा है, वो से यहाँ पर प्रयुक्त होता है, उसका आगम यहाँ पर हो जाता है। 8वां देखते हैं, विसर्गों के बाद में एक अच्छा नियम, इनमें से कोई से आए, विसर्गों के बाद में इनमें से कोई से आए तो विकल्प से विसर्ग के बाद का ही वर्ण आधा हो जाता है। विसर्ग के, देखिए जैसे कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आपको विसर्ग दिखाई दिए और विसर्ग के बाद में ये जो श दिए हुए हैं, उस व्यंजन जो दिए हुए हैं, तीनों से में से कोई सा से आ जाता है, तो विकल्प से जैसे ये आता है विसर्ग के बाद में, तो इसी का आगम हो जाता है। अगर ये आता है तो इसका आगम हो जाता है, ये आता है से तो इसी का आगम हो जाता है। अर्थात ये तो रहेंगे ही, इनके साथ साथ इनका डबल आगम और हो जाता है, आधा वर्ण बन जाता है। तो यहाँ उदाहरण देखते हैं, नी प्लस संदेह, यहाँ नी ऐसा कैसे रहेगा, विसर्ग के बाद में से आ रहा है
तो यहाँ विसर्गों के स्थान पर जो वर्ण यहाँ पर है विकल्प से यही से यहाँ पर और आ जाएगा और ये ऐसा कैसा ही हम लिख देंगे निस्संदेह। इस प्रकार से अभी विद्यार्थियों शुद्ध अशुद्ध में भी काम आते हैं। निस्संदेह कैसे लिख सकते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो आप इस प्रकार से लिखेंगे तो ये शुद्ध माना जाएगा। आगे देखते हैं इसमें निःशुल्क। यहां विसर्गों से पहले विसर्गों के बाद में और ये शय है तो इसी शय का आगम होगा शुल्क, निःशुल्क, इस प्रकार से होगा। और इसमें आता है दुहु प्लस शासन, दुशासन हो जाएगा। ये इस प्रकार से विद्यार्थियों ये बनता है। नियम नंबर 9 की ओर चलते हैं। नियम नंबर 9 क्या कहता है कि विसर्गों के बाद में कै, खे, पै और फै हो। ये ध्यान रखना, पहले भी पढ़े थे हमने, लेकिन यहां पर फै नहीं था, उस समय मैं था। विसर्गों के बाद में कै हो या खे हो या पै हो या फै हो तो होता क्या है कि विसर्गों का लोप नहीं होता है, न ही ओ आता है। विसर्गों का भी लोप नहीं होता है, ना ओ में परिवर्तित होता है विसर्ग। तो देखिए उदाहरण के रूप में देखते हैं, प्रातः प्लस काल। अब यहां देखते हैं हम कि विसर्ग के बाद में कै आया है तो यहां क्या होगा कि विसर्ग परिवर्तित नहीं होंगे, विसर्ग ऐसे कैसे रहेंगे। यहां आगम भी नहीं हो रहा है ओ की मात्रा का, और विसर्ग के बाद में विसर्गों का यहाँ पर लोप नहीं होगा और न ही ओ बनेगा। तो प्रातः काल ऐसे के ऐसे ही इसमें आ जाता है। और देखते हैं अभय पतन। 4 वर्ण याद रखने, कै, खे, पै, फे। तो इसी प्रकार से अधय पतन भी आपका हो जाएगा। अंतःपुर, पै है, विसर्ग के बाद में अंतःपुर, विसर्गों का लोप भी नहीं होगा, ओ की मात्रा भी नहीं आएगी, उसका आगम भी नहीं होगा। एक और लेते हैं अंतःकरण। ऐसा कैसे इसमें आ जाएगा। ये अंतिम जो नियम है विद्यार्थियों वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और वो जो नियम है शब्द शुद्धि के अंतर्गत इस नियम से संबंधित जो कुछ शब्दावली आती है, प्रमुख रूप से 2 शब्द आते हैं, उन्हीं दोनों शब्दों को लेकर के हमने उदाहरण दिए हैं। तो उनको आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे कि कौन सा जो शब्द है वो शुद्ध होता है। यहाँ एक नियम होता है कि विसर्ग हो और विसर्गों से पहले आ नहीं होना चाहिए, आ से भिन्न स्वर हो। स्वर तो हो लेकिन कैसा हो, आ से अलग हो, और विसर्गों के बाद में रे हो। देखिए विसर्ग हो, विसर्ग से पहले आ से भिन्न कोई स्वर हो और बाद में विसर्गों से क्या हो, रे हो। तो यहां पर विसर्ग का लोप होगा। देखिए क्या चीज होगी, क्या घटना होगी, विसर्ग का लोप, और पूर्ववर्ती जो ह्रस्व स्वर है, पूर्ववर्ती जो लघु स्वर है, छोटा जो स्वर है, वो क्या बन जाता है, दीर्घ स्वर में बन जाता है। देखिए आप ये जब उदाहरण देखेंगे तो आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि ये वास्तव में जो शुद्ध अशुद्ध में आते हैं ये वही शब्द हैं। देखिए इसमें हम चलते हैं नी प्लस रो और नी प्लस रस, ये आते हैं। यहां देखते हैं विसर्गों से पहले आ नहीं है, ई की मात्रा, इसका मतलब कौन सा स्वर है इसमें, ई स्वर है दोनों में, और इसके बाद में रे है, ई स्वर। यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि विसर्गों से पहले आ स्वर नहीं है, उससे भिन्न कोई स्वर है। इधर भी ऐसी स्थिति है, विसर्गों से पहले और आ से भिन्न कोई स्वर है और बाद में क्या है, तुरंत बाद में रे आया है।
तो यहाँ पर परिवर्तन होगा, वो क्या होगा, विसर्ग तो हट जाएंगे, दो परिवर्तन होंगे, विसर्गों का लोप होगा और लघु जो स्वर है इस मात्रा का, इस जो लघु स्वर में लिखा हुआ है वो क्या बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा, बड़ा यानी कि गुरु बन जाएगा। निरोग, जिसको कोई रोग नहीं हो, जिसको कोई बीमारी नहीं हो, इसी प्रकार से जिसमें कोई रस नहीं हो वो नीरस बन जाता है, रस से हीन बन जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, व्यंजन संधि के बाद में जो हमने विसर्ग संधि ली है, तो इस विसर्ग संधि के भी अपने कुछ नियम हैं। इतना ही काफी नहीं है, लेकिन आपको जहां से भी विद्यार्थियों आपको जितने भी उदाहरण दिखाई दें, चाहे स्वर संधि हो, व्यंजन संधि हो या विसर्ग संधि हो, आपको सभी संधियों के अधिक से अधिक उदाहरण याद रखने हैं। और इसका फायदा ये होने वाला है कि कहीं से भी आपको कोई भी संधि से संबंधित यदि कोई उदाहरण पूछ लिया जाता है तो वहां आप अच्छी तरह से उस प्रश्न को हल कर सकेंगे और उस संधि का नाम भी आप बता पाओगे। वैसे विद्यार्थियों, आपके कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में ये संधि और समास दोनों टॉपिक मिला करके 2 अंक के हैं, तो इतना डीपली जाने की आवश्यकता आपको नहीं है, लेकिन फिर भी इन नियमों के माध्यम से आप उन चीज़ों की बनावट को, उन शब्दों की बनावट को, उनके संधि विच्छेद को आप समझ पाए, इसी से आपका भला होगा। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे द्वारा आपको ये वीडियो बनाए गए हैं। तो विद्यार्थियों, जितना हो सके आप अभ्यास करें, बार बार सुने, उन नियमों को जितना हो सके शब्द भंडार बढ़ाएं और संधि समास का जो टॉपिक है, इस विसर्ग संधि जो हमने पढ़ी थी, इससे पहले व्यंजन संधि और इससे भी पहले जो स्वर संधि पढ़ी थी, तीनों संधियों के जितने उदाहरण आप याद कर सकें करें। ये सभी आपके लिए, आपके हिंदी के भविष्य के लिए अच्छे रहेंगे। इसके बाद में जो समास का टॉपिक चलेगा उसमें भी आपको बहुत से उदाहरण याद रखने हैं। यही वो समय है विद्यार्थियों कि आप अधिक से अधिक अपनी जो वोकैबुलरी है उसको बढ़ा सकते हैं। अब अगले टॉपिक के साथ जो कि समास का होगा उसके साथ पुनः मिलते हैं। और हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला का ये जो क्रम चल रहा है इसको आप एक दूसरे तक पहुंचाते रहें और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।